देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घर कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी। अगर झाड़ू लगा दी है तो अंदर के कमरे में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? हाँ, एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही ललिता ने मीरा के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मीरा रोते हुए घर से बाहर चली आई। मीरा के घर से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी, जिसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। मीरा जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ ललिता उसे मारती तो वो इसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। मीरा की सगी माँ की मौत के बाद उसके पिता राजेश ने ललिता से शादी कर ली थी और ललिता ने आते ही मीरा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। राजेश काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से मीरा का साथ देने वाला कोई नहीं था। मीरा अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, पर वो तन्नू है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर कमरे में कागज के टुकड़े फेंक दिए मेरी मार पड़वाने के लिए। तन्नू ललिता की सगी बेटी थी। जब मीरा की माँ संध्या की मौत हुई तब मीरा बस 2 साल की थी। उसके बाद राजेश ने मीरा की परवरिश के लिए ललिता से शादी कर ली, लेकिन राजेश ललिता की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी राजेश बाहर से घर आता तो ललिता मीरा से बहुत प्यार करने का नाटक करती। उन दिनों ललिता को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मीरा के लिए उसके मन में कितनी नफरत भरी है। उसने मीरा को डरा धमका कर रखा था, इसीलिए वो खुद अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाई। हर बार की तरह उस दिन भी मीरा उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही और फिर रोते रोते वो ऐसा सोई कि सीधे शाम को जाकर ही उसकी आंख खुली। मीरा ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो सीधा अपने घर पहुंची और फिर आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर मर गई तू, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल अब रसोई में जाकर बर्तन धो। पर माँ, मुझे सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ये सब तेरी माँ कर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही ललिता ने एक बार फिर मीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीरा की फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। ललिता अपनी सगी बेटी तनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि मीरा ने कुछ खाया या नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन, माँ, वो मैदान में मेला लगा है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। तनु की बात सुनकर मीरा का भी मन हुआ कि वो भी मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात ललिता से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन रही, मैं तनु को मेला घुमाने ले जा रही हूँ, घर से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ। ललिता अपनी बेटी तनु को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही मीरा जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और रसोई साफ की, सारे धुले कपड़े तय बनाकर जगह पर रख दिए। पर ललिता अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और तनु अभी तक नहीं आई हैं। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने के पैसे तो है नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। मीरा थी तो एक बच्ची, मेला देखने का बहुत मन था उसका, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ललिता और तनु तो एक बड़े से झूले पर बैठकर खूब मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छिपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ी औरत मीरा के पास आई। बिटिया, एक बांसुरी खरीद लो ना। अरे वाह अम्मा, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी बांसुरी है, जैसे कान्हा जी के पास होती है। पर मैं ये बांसुरी नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये बांसुरी ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे दे देना। मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत से एक बांसुरी ले ली। वो वाकई बहुत सुंदर थी। मीरा उस बांसुरी को निहारने लगी, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजरें उठाई वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। मीरा जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि ललिता और तनु घर की तरफ चल दिए हैं। ये देखकर मीरा डर गई। वो तुरंत भागकर घर पहुंची और ललिता के आने से पहले ही उसने बांसुरी को अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। अगली सुबह जब ललिता ने मीरा को नदी से पानी भरने के लिए भेजा, तब मीरा अपने कपड़ों में छिपाकर बांसुरी को भी अपने साथ ले गई। नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीरा ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। फिर जैसे ही बांसुरी की आवाज हवा में गूंजी, तभी एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी गाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मीरा, आंखें खोलो बेटी। हे कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय यहाँ कहाँ से आ गई और अभी यही बोली क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही बोली। मेरा नाम धेनु है। धेनु? अब हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, हमारे गांव के पंडित जी से। आप तो सबकी इच्छा पूरी करती हो ना? हाँ, सही सुना है तुमने। आज के बाद से जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाट पकौड़ी खानी है और 20 रुपए भी चाहिए। बस 20 रुपए? हाँ, मुझे उन बूढ़ी अम्मा को देने हैं जिन्होंने मुझे ये बांसुरी दी। वो बूढ़ी अम्मा अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। असल में वो तुम्हारी माँ संध्या थी, जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए तुम्हें ये जादुई बांसुरी देने आई, ताकि इसे बजाकर तुम मुझे बुला सको और फिर कभी न रो। धेनु गाय की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धेनु गाय की तरफ देखा, लेकिन धेनु गाय अब वहाँ नहीं थी। तो मीरा ने फिर से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद कर उसे बजाना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल, आंखें खोलो मीरा, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। धेनु माँ, पर क्या मैं आपसे और भी कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीरें बहुत पहले ही जला दी। जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल धेनु गाय ने अपने जादू से संध्या की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर मीरा को दे दी। मीरा उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए थी। फिर धेनु गाय वहाँ से चली गई। लेकिन दूर कहीं आसमान में संध्या अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मीरा की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर अब मीरा की जादुई बांसुरी जो उसके पास थी। सूरजपुर नाम का एक गांव था, जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरे ओ करमचरी, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी माँ भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बेटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी।
तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इसे क्यों बुला रही है? ये ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है। जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए, रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। तभी वहाँ जादूगर पहुँच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानूं तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी।
इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है। और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा। और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी, ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूँ कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी, ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा, तब इसकी शक्तियाँ उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो, अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहाँ से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूँ कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ सारी लड़कियाँ कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियाँ कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में कर देती। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। सदियों पहले की बात है, उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे, तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी, जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया।
और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा। लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया, जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुँचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी। अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियाँ देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके, जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा, लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाए। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयाँ और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूँ तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी, जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी, उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी।
तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो, मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब। लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया। बगुलों के राजकुमार ने दासी दिव्या, उसकी माँ और उन सैनिकों को कारावास में बंद कर दिया और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए? अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हो। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहाँ देखो वहाँ कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी, सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है। अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच।
8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो। ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं? इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था। लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए? इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूँ। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं? बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी। इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। पता जी चिंता मत करो, हमारा तो रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माता जी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है। अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखते थे। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए। पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता।
शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस है पर बहुत सीधी है। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।